ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ अहम खबरों पर चर्चा करें। तेजी राम 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 नीलकमल और सुनाओ की हाल चाल है? हाल चाल नीलकमल जी मेरे बहुत बढ़िया हैं जी। और आजकल सोशल मीडिया पर करनाल एनसीआर की बड़ी चर्चा हो रही। उसमें एक पुलिस अधिकारी है जो अपने काम ने बड़ी बखूबी से करने लग रहा। मतलब 10 साल पुराने डीजल के वाहन और 15 साल पुराने जो पेट्रोल के वाहन है उन्होंने एनसीआर में चलन नहीं देने लग रहा। जब भी कोई अपनी मोटरसाइकिल या कार लेकर पहुंचा उन्हें पकड़ा और इम्पाउंड करा और सीधा अपने माल खाने में। भाई सरकारी नियम है एनसीआर के लिए जो कुछ निर्धारित किया वो तो अपनी कागज पत्रा लैके निकल गए तो लोगों को दसन। हाँ ये बिल्कुल है बई एनसीआर च तुसीं इदां नहीं कर सकते, इदां नहीं कर सकते, पर वो एक कहावत है ना कि दूजियां नूं नसीहत ते खुद वो बात भी करेंगे, वो बात भी करेंगे, खुद वसीयत वाली बात भी, फजीयत वाली बात भी करेंगे नीलकमल जी। अब उसमें होया कि नीलकमल जी कि वो जो पुलिस वाले हैं उन्होंने पूरा ढूंढा ठा रखा अपने काम में और हर रोज जो है कई सारे वाहनों ने इम्पाउंड करने लग रहे, फिर चाहे वो किसी के भी हों। अब वहां के जो लोकल पत्रकार हैं उन्होंने भी एक बीड़ा ठा लिया। बीड़ा ठा लिया भाई जो सरकारी वाहन है 15 साल पुराने और 10 साल पुराने भाई उन्होंने भी करो बॉन्ड। जब आम जनता के बॉन्ड होने लगे, नियम ही निर्धारित हो गए। हाँ, एक आम जनता की ते फिर अधिकारी एक टो वैन गाड़ी ने टो करा और ठाका ले जा, उन्होंने उसका ही खाका अपना खाता काट लिया भाई ये तो टो वैन ही जो है पुरानी हो रही। फिर उसका चलान कटा, टो वैन का भी 11,000 का चलान कटा, उसको भी जो है फिर इम्पाउंड करेगा। मतलब बहुत सारे वाहन सरकार के भी ऐसे चल रहे जो 15 साल और 10 साल की कैटेगरी से बाहर हो रहे। अब लोग इन वाहनों की चर्चा करने लग रहे। अभी आम जनता के वास्ते तो हालात ये बना रखे भी घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया एनसीआर के नाम पर। लेकिन जो सरकारी वाहन है जो दूसरे हैं उन पर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। जो रूल है जो नियम है वो सब के लिए बराबर है। हालांकि पुलिस इस ओर जो है बखूबी ते चलन भी लग रही। दूसरी तरफ नीलकमल जी अब आजा चंडीगढ़ पे। चंडीगढ़ में जो 10 साल और 15 साल पुराने वाहन है उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते हैं। बस जो उनकी आरसी है जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड होना चाहिए। अगर आपका वाहन 10 साल से 15 साल की उम्र तक पार कर रहा है तो उसको जो है आप दोबारा से उसका सर्टिफिकेट वो चेंज करवा लो। उसने जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर। अब एक नवा नियम और बना चंडीगढ़ में जो भाई चंडीगढ़ वालों के वास्ते बड़ा जरूरी है और सुनने की खबर है। और जो इस नियम को तोड़ दिया जेल भी हो सका, 5 लाख का जो है जुर्माना भी हो सका और FIR तो दर्ज होगी। ये बात है नीलकमल जी। चंडीगढ़ में आज ते जो है पुरानी जो गाड़ियां हैं कार बाइक जो किसी भी प्रकार की के जो लोकल कबाड़ी हैं हम अपना पुराना साधन जो है उन्हें बेच दे कर लोकल कबाड़ियों और वह उन्हें तोड़ फोड़ कर लोहे के वो या कुछ सामान जो है दाएं बाएं बेच लिया करा थे। और चंडीगढ़ में तो भाई मार्केट है कबाड़ियों की। एक मार्केट तो जो है मलोआ के दोहरा बन रही और एक मार्केट है 45 में। आप जाओ किसी भी तरह का पुराना सामान वहां से मांग लो वो अपना मिल जाएगा। वो सामान आवा खड़े थे। ये जो पुराने साधन है इन्हें काटा पिट्टा तोड़ा है उन पे ते वो सामान ना काट का इकट्ठा कर ला दुकान पर फिर उन्होंने बेचा है। लेकिन ईब जो है चंडीगढ़ में एक तरीका दूसरा है नीलकम जी भाई इसका वैज्ञानिक निपटारा होएगा ऐसे वाहनों का जिसकी उम्र जो है जो फिटनेस सर्टिफिकेट पार नहीं कर पा रहे और जो वाहन तोड़ने हैं वे जो है अब एक निर्धारित व्यक्ति को बेचे जा सका, उन पर सर्टिफिकेट लिया जा सका जो है सरकार से मान्यता प्राप्त होंगे। चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति है जो CPC उसने जो है केंद्र सरकार के जो पर्यावरण समिति CPC संरक्षण जो है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल 2025 का जो नियम है उसको सख्ती से जो है लागू कर दिया। लागू है आज की डेट में ये लागू हो रहा है। अब जो है इसकी जो तय सीमा है जो पूरी कर चुके वाहन है
उनको जो है केवल रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर है, जो फैसिलिटी जिस पे आरवी एसएफ जिसने कहा था उस पे ही कराया जा सका, उस पे कराएगा, वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो जो है उस सर्टिफिकेट से फिर आपको अगर नवा वाहन उस कैटेगरी का खरीदते हो तो जो है निजी वाहन पे 25% और कॉमर्शियल वाहन पे 15% आपने टैक्स में जो है अगले वाहन पे जो है छूट भी मिलेगी। 12 जुलाई से यू नियम जो है चंडीगढ़ में लागू हो गया। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो फिर वही बात है, 15 लाख की जेल और जुर्माना होएगा। अब यूं नहीं है भी आम आदमी पे किसी भी कबाड़ी पर जाकर अपना साधन बेचा, या कोई लेना आ गया कबाड़ा लेना आ गया, देखे भाई कार मोटरसाइकिल खड़ी ले ले, कितने के लिए इतने की भाई बेच और जाएगा वो काट देगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करे तो मालिक पे जुर्माना लगेगा, बेचने वाले पे। तो नीलकमल जी इस दायरे में अब कौन कौन सी गाड़ियां आवेंगी? निजी वाहन नॉन ट्रांसपोर्ट 20 साल पूरे होने वाले जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहन है और 15 साल पूरे होने वाले जो उसके नियम के दायरे में आएंगे, वह अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर के जरिए वैज्ञानिक तरीके से ही नष्ट करे जा सकें। और चंडीगढ़ में इसका एक सेंटर है, वो सेंटर है जो है इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां जाके आप इसके जो अपने वाहन को स्क्रैप करवा सकते हो, सर्टिफिकेट वो ले सकते हो। 100 से ज्यादा वाहन रखने वाले जो संस्थान है, सरकार की बसें कह लो, किसी कंपनी ने कह लो, ये सारे के सारे इसके दायरे में आएंगे। अगर उनके पास भी ऐसे वाहन है तो उन्होंने भी जो है इसको स्क्रैप करवाना पड़ेगा। स्क्रैप की पूरी प्रक्रिया जो है वो होएगी और फिर इसका जो है नीलकमल जी वो सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपके काम आएगा। आरसी बंद करवाने की एक प्रक्रिया है, वो जो आरसी है वाहन कटवाने के बाद उस सर्टिफिकेट से वो आरसी बंद करवानी पड़ेगी। वो जो आरसी है जो वाहन खरीदने लग रहा, जो आपको सर्टिफिकेट देना रहा, वो एक प्रक्रिया के तहत उस आरसी ने भी बंद करवाएगा, मतलब वो नंबर जो है वो बंद हो जाएगा, भाई वो वाहन स्क्रैप वो हो गया। बिल्कुल आरसी ते पंच भी जड़ा वो कर दिता जाएगा उस ढंग से। बिल्कुल 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 नीलकमल जी। तो इसमें नीलकमल जी स्क्रैपिंग के जो आंकड़े हैं अगर मैं उन पर बात करूं, केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में जो जानकारी दी गई थी उसमें आरवीएसएफ में हर महीने 170 तय 220 सरकारी निजी वाहन स्क्रैप के लिए पहुंचते हैं। और केंद्र सरकार के मुताबिक जो है पिछले 2.5 साल में लगभग चंडीगढ़ की बात करें 8,646 वाहन जो है वो स्क्रैप वो करे गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ इसमें अग्रणी है, यूटी इसमें जो शामिल है नीलकमल जी। तो बात ये है कि अब वो टाइम चला गया जब आप अपने वाहन बेच दे करो थे। अगर मैं एक आंकड़े की बात करूं तो चंडीगढ़ में जो सड़क पर वाहनों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ने लग रही। हर साल 51,000 नए जो वाहन है वो रजिस्टर्ड हुए, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, या फिर वो दूसरे साधन हो। यानी औसतन हर रोज जो है 100 वाहन रजिस्टर्ड हुए, सड़क पर जो है नए वाहन वो उतर जाए। वाहनों की संख्या जो अगर बात करें टोटल में तो लगभग 14.5 लाख है, 14.27 लाख से ज्यादा वाहन जो है चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड हो रहे, जो करीब जो है 15 लाख की आबादी के बराबर। 15 लाख की आबादी जो है एक उसके लिए थोड़ी नहीं होती, इतनी तो आबादी भी नीलकमल जी है नहीं। 10,000 से 15,000 वाहन इसमें जो है ELV यानी कि कबाड़ होने की श्रेणी में हर बार वो आ जाते हैं। तो अब ये नियम चंडीगढ़ के लिए बड़ा जरूरी होगा समझना। अगर आपने किसी कबाड़ी को अपना वाहन बिना रजिस्टर्ड कबाड़ी को बेच दिया तो फिर आपकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਾਤਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ 78000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਫੀਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। निगम जी एक बात मेरे दिमाग में आई, बिल्डिंग फंड स्कूल वाले लेवे, एक बच्चा 2-4 साल 5 साल 10 साल उस स्कूल में पढ़ कर वो चले जावा, वो बिल्डिंग फंड देता है उसका। अब बिल्डिंग किसकी है? वो बिल्डिंग तो मालिक की है। उसके बाद कोई दूसरा बच्चा आएगा वो बिल्डिंग फंड देगा। लेकिन यहाँ रूल ये भी कर दिया भाई जब उस बिल्डिंग का फंड जब पूरा हो जाएगा उसके बाद वो बिल्डिंग फंड भी नहीं लेना पंजाब में। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਸ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 8% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं न्यू कहना चाह रहा था जब बिल्डिंग प्राइवेट स्कूल की है तो अपने पीछे तो बिल्डिंग क्यों नहीं बढ़ाते, बच्चों का फंड क्यों लावा है? इस तरफ भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। अभी बिल्डिंग फंड के नाम पे फीस होनी नहीं चाहिए। कल ना स्कूल की बिल्डिंग स्कूल वाले ने बेचनी हो तो सरकार जो बच्चे पढ़ कर गए उसके पैसे उनमें थोड़ी वापस बांटेगा। वो पहले तुमने फंड दे रखे, आज मैंने यह बिल्डिंग बेच दी, थारे पीछे वापस करूं। बिल्डिंग फंड भी वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ने पंजाब ने जो कदम उठाया वो बहुत बढ़िया कदम है क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। लेकिन बात जिक्र होया किताबों का भी, भाई किताबों के नाम पे जो है एक दुकान पे किताबें मिला है उस तरह लोग परेशान हुआ, महंगी किताबें मिला है, वर्दियां मिला है। पर ये सरकार ने न्यू कर दिया भाई एक माँ बाप पे थे जितने पैसे जाएंगे, बिल्कुल चाहे वह किसी भी रूप में जाओ, फंड के रूप में जाओ, वो जो है आप साइंस लैब के नाम पे लो, वो सारे के सारे फीस में काउंट होंगे। टोटल में देखे जाएगा कि बच्चे पे कितने पैसे लिए, क्या वो परसेंटेज थी 5% उससे बढ़कर लिए गए, अगर बढ़कर ले रखे हैं तो वो पैसे फिर नीलकमल जी वापिस जो है वो करने पड़ेंगे। बिल्कुल पैसे वापस करने पैणगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ 50,000 ਰੁਪਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਡਬਲ ਆ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਜੀ एक सवाल और नीलकमल जी मन में आवा, हर बार मार्च अप्रैल के महीने में रोला पड़ा है किताबों का, वर्दियां का भाई वो दिन कब आएगा इस देश में जब हमारे पास SCRT है, NCRT है, वो रिसर्च कर करके किताबें लिखने लग रही, वह किताबें लागू कब होंगी? भाई सारे स्कूलों में NCRT और SCRT किताबें पढ़ाओ। बातें बहुत सारी हैं, सिलेबस एक होएगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ
ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਰੇ ਨੀਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਾਂ ਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਹੈ NCERT SCERT ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਚੇਂਜ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੀ ਚੇਂਜ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो एक तरीके ਦੇ ਨਾਲ मतलब सिलेबस चेंज बात ये आई सामने। सिलेबस चेंज करने के नाम पे जो प्राइवेट स्कूल है वह हर बार जो है किताबें बदल खास कर देते हैं। जी एक और गल हैगी है, खास कर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੀਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾइवेट ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘाल मिल एक बार एक स्कूल में मैंने स्क्रिप्ट सुनी, भाई अपना पत्रकारिता के नाते हम चले गए स्कूल में और उठा एक नाटक का मंचन करेगा। मंचन में था एक बेटी जो पेट में थी और वो अपील करने लग रही माँ बाप पे, चल रहा है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भाई बेटियां ना पेट में ना मारो। ये एक मुहिम चलाई थी भाई, ताकि जो है जो लिंगानुपात है वो हरियाणा की मैं बात कर रहा है उसमें सुधार हो सके। उसी के तहत एक नाटक मंचन होने लग रहा था, और उस नाटक मंचन में वो बेटी अपने बाप ते अपनी माँ ते ये कहा कि मैंने दुनिया देख लेने दो, मैंने जो है दुनिया में आ जाने दो, पेट में मत मरवाओ, और जो मेरा बड़ा भाई है मैं उसकी पुरानी किताबें ले लेकर पढ़ लूंगी, मैं थारे पे बोझ नहीं बनने की। पर जिन स्कूलों में यू नाटक मंचन हुआ है वही स्कूल वाले अगले साल जो है सिलेबस के नाम पे किताबें बदल दें, भी सिलेबस चेंज हो गया। फिर जो नाटक दिखाया उसका अस्तित्व के रह गया, उसका महत्व के रह गया। वो बेटी जो है कैसे बाकी किताबों से पढ़ेगी, यू भी एक सवाल है। अब सवाल हैगा ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ नो लॉस नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, मतलब कि समाज ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ हाँ शिक्षा समिति रजिस्टर्ड कराई जावा है, वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे भी हम समाज को। लेकिन तू देख लो जिसके स्कूल हैं, जो स्कूलों वाले हैं वो बड़े मोटे मोटे जो है पीसी वाले बन रहे, और किसी ने इस शिक्षा समिति का जो संविधान है, जो उनका बाइलाज है, उसको तो कोई पढ़ता भी नहीं, उससे दूर दूर चले। उसके हिसाब से तो आपने ना 1 रुपया कमाना और ना अपना घाटे में जाना। 1 रुपया कमाना नहीं है, इस तरीके की शिक्षा देनी कि वो समाज के हित क्यों। अगर ये नियम लागू हो जा तो प्राइवेट लोग जो है स्कूल खोलना छोड़ देंगे। पहले स्कूल खोले जाते ही लोगों को शिक्षित करने के लिए, समाज के निर्माण के लिए कि हर एक व्यक्ति जड़ा हैगा, हर बच्चा जड़ा हैगा वो सिक्खित होवे, उन्होंने जिहड़ी सिक्ख्या मिले। पर अज जिहड़ी हैगी है गल ये चीज़ हुंदी है कि जिहड़ी सिक्ख्या परोपकार दे लई जां बच्चे नूं सिक्खित करन दे लई, समाज दे विच चंगे नागरिक बनाउण दे लई उन्हां नूं दित्ती जांदी सी। पर अज उस दा जिहड़ा हैगा वो वपारीकरण हो गया। ये कई ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੈਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 78000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਹਤ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਸ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਯਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਪੈਸੇ ਗਏ ਨੇ। बिल्कुल ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਉਹ सरकार रखेगी। अब पैसे थे मेरे एक बात याद आएगी नीलकम जी, हरियाणा का एक गांव कुटेल, विधानसभा स्पीकर हरियाणा के हरविंदर कल्याण का गांव जी कुटेल, उसमें 2 महीने पहला एक खबर चली थी, हमने भी उस बात का जिक्र कराया था भाई हरियाणा के इस कुटेल गांव के पास एक टोल टैक्स है, बस्ताड़ा टोल प्लाजा के नाम से उसने कह दा, बड़ा महंगा टोल टैक्स है और लोग उस टोल तय बचने के वास्ते उस कुटेल गांव में न निकल कर आगा जाकर जीटी रोड पे चढ़ जाए। भाई सड़क है, जीटी रोड भी सरकार का है, सड़क भी सरकार का, कोई कड़ी ना रास्ता मोड़ लो, देख मनाही तो किसी पर है नहीं। लेकिन गांव के कुछ लोग और ग्वांड के कुछ लोग रात के टाइम में उस सड़क पर जाकर खड़े होने लगे, लठ लेकर खड़े होकर थे और जो ट्रक और जो दूसरे साधन उठने लिखड़े कर थे उन पे तो लगे अवैध वसूली करन। इस बात की भाई खबरें चली, जिस तरह के बताया भी हमने भी जिक्र करा और लोगों ने भी इस बात का जिक्र करा भी ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि सड़क सरकार की है और इस पर कोई आम आदमी खड़े होकर रात में गुंडागर्दी करे, लठ के दम पे वसूली करे। अब जो है उसमें नीलकमल जी 2 लोगों को गिरफ्तार करे गया, कोर्ट में पेश करे गया। एक जो है ऐसा मंगलोरा का था, एक को गिरफ्तार करना रह रहा है और एक जो है कटेल गांव का ही था। अब बात मेरे मन में एक और रहेगी, भाई पुलिस ने 2 महीने क्यों लगे? क्या बीच में उन्होंने 2 महीने वो उगाई करनी बंद कर दी थी या फिर इसके बीच में कोई और गोलमाल था? लेकिन फिलहाल वो जो लोग टोल टैक्स बचाकर जाया करते उनके लिए शांति खबर होगी, क्योंकि वो रास्ते में अगर उन्होंने टोल टाल नहीं दे, वो पैसे नहीं देवा थे अवैध वसूली के, फिर वह ईंट पत्थर मारकर शीशे तोड़ता थे या फिर लठ लुट मारकर शीशे तोड़ता थे। ऐसी घटनाएं कर मतलब सरेआम गुंडागर्दी चल रही थी कुटेल गांव में उन वाहनों के लिए जो अपने पीछे बचाने के चक्कर में वहां से निकले कर थे। अब फिलहाल जो है पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और पुलिस रिमांड पे है। वो बिल्कुल पुलिस रिमांड से हुण जांच ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਚੇਂजेस कर ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ नीलकमल जी इसमें कोई बुराई नहीं। ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। मैंने कहूँ कोई बुराई नहीं, अगर कोई बुद्धिजीवी आदमी ये कहता है भाई इसमें ये शब्द हटाना चाहिए या ये जोड़ना चाहिए, भाई अच्छे के लिए अगर कोई सलाह देवा तो मान लेनी चाहिए। और ये सरकार की भली मानसी है, वो उसने मानने लग रही और वह कुछ शब्द हैं जो हटाने हैं, उनमें इंग्लिश अनुवाद की बात भी है, दूसरे भी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। भाई देखो भले के लिए काम करने लग रहे, भले के लिए काम कर रहे जो है श्री अकाल तख्त साहिब भी और भले के लिए काम करने लग रही सरकार भी। अगर दोनों मिलजुल का काम करें तो सुनने पे सुहागा हो जाए। तो मैं तो इस बात में नीलकमल जी ने कहूंगा भी ये तो बड़ी अच्छी बात है सरकार की जो मिलजुल का जो है काम करने लग रहे हैं। बिल्कुल मिलजुल के गल करनी चाहिए। पर एक घटना का जिक्र करा गया श्री फतेहगढ़ साहिब का। श्री फतेहगढ़ साहिब विखे अद्धी रात ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਡਪੁਰ ਤੁਰਾਂ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਰੋਪੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਆਰੋਪੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ बड़ी माड़ी बात है नीलकमल जी, क्योंकि कानून का काम कानून को ही करने देना चाहिए, किसी ने भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर वो बेअदबी का दोषी था तो उस तरीके से जो सजा निर्धारित है उसने जरूर मिलती है, लेकिन ऐसे में अब वो किस तरीके से किस नजरिए से किसने मारा ये एक अलग बात है, वो जांच में सामने आ जाएगा। मरने से याद है नीलकमल जी, हरियाणा में जो है एक कैंटर की भिड़ंत होने से 112 के जो एसपीओ है हेड कांस्टेबल की उसमें मौत हो गई। और जो है नीलकमल जी झगड़ा हो गया था कड़ी, और जैसे हरियाणा में 7 से 8 मिनट में जो है जो गाड़ी 112 वाली रिस्पांस व्हीकल है जो वो पहुंच जाता है, तो वो जान लग रहा था आगे कोई पानी का कैंटर खड़ा था, उस कैंटर में उसकी टक्कर लग गई। टक्कर लगने से गाड़ी टूट गई, वो बीच में फंस के वहीं पे जो है उसकी मौत होगी। एक जने का जो है अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब नीलकमल जी बात ये है कि इसमें दो बातें मैंने खास लगी। खास ये लगी, एक तो कैंटर पे मुकदमा दर्ज कर दिया पुलिस ने, मुकदमा दर्ज कर दिया भी कैंटर के पीछे रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए थे। पानी का कैंटर था, ट्रैक्टर के पीछे वो लग रहा था। भाई अपने जो साधन है उन पर रिफ्लेक्टर जो है होने चाहिए, क्योंकि उससे जो है लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो पता लग जाएगा अगर कोई साधन जान लग रहा है। दूसरी खास बात यह है नीलकमल जी, भाई न्यू भी चर्चा है इस बात की, जहां वह गाड़ी थी वहां कोई शराब की खाली बोतल मिली, गाड़ी के अंदर थे जो है कोई चिप्स का या कोई नमकीन का खाली पैकेट मिला, तो क्या वो शराब के नशे में दूध थे? क्या 112 के जो कर्मचारी हैं वो शराब पी का काम करा थे? क्योंकि नीलकमल जी कई जगह ऐसे भी देखने में आया है हरियाणा में जिनकी ड्यूटी 112 पर लग रही है, सारी अण तो काम होता नहीं, जब फोन आवा तभी जावा, वो जो खाली टाइम है बीच का वो बैठ कर ताश खेलना, जो अपना टाइम है उसको तानसों में बितावे। और फिर दूसरी बात ये सामने आई, भाई क्या उन्होंने दारू पी रखी थी? क्या वो दारू पी कर रखते हैं? जैसे कि खाली बोतल की बात आई, इस तरह आई। अगर ऐसी बात है तो नीलकमल ये भी एक जांच का विषय है। और 112 जो सेवाएं देने लग रहे हैं, इन 112 वालों की भी निगरानी होनी चाहिए। भाई 112 टीम कड़ा खड़ी है और वो किस पोजीशन पर, क्या वो हर वक्त अलर्ट रहती है या फिर वो कड़ी जो है ताश पत्ते पीटने के बाद बैठी है या फिर वो दारू दूरू पीने लग रहे हैं? अब ये घटना कैसी हुई ये तो जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात की है कि वहां से जो है एक खाली पैकेट नमकीन का और जो है खाली बोतल दारू की गाड़ी के नीचे, क्योंकि गाड़ी टूट गई, सामान बिखर जाए, वहां से मिली है, वो कैसे मिली वो एक अलग बात है जी। बिल्कुल क्यूआरटी है क्विक रिस्पांस टीम, इन्होंने सब तो पहला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ वो होनी चाहिए। एक जी एक जिक्र और कर लें, हरियाणा में पोस्टर विवाद चल रहा। कुलदीप बिश्नोई जो है सीएम के प्रोग्राम में गए थे, लेकिन वो स्टेज तक पहुंचे नहीं बताया जावा, और उन्होंने पता लगा भी पोस्टर पर फोटो नहीं है और वो वापिस आ गए। यह चर्चा चल रही हरियाणा में, लेकिन इस बात को लेकर कुलदीप ने जो है अपनी चुप्पी तोड़ी, और चुप्पी तोड़कर उन्होंने अपनी सफाई दी। इसार वाले मामले पर जो सफाई है वो राजस्थान में जाकर दी। राजस्थान में एक वो प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा भी उस दिन जो है उनके पास टाइम कम था और सीएम साहब ने आने में 3 घंटे लगने थे, तो उन्होंने किसी काम से दिल्ली जाना था, इस वास्ते वो दिल्ली के लिए चले गए। उन्होंने सीएम साहब को इस बात की जानकारी दे दी और वहां ना रहने के बारे में जो है कोई चर्चा होगी, बातचीत होगी, या इन्होंने कल अभी माफी मांग ली, भाई जी कहते हैं भी माफ करना मैंने थोड़ा जाना है जी और मैं जो है जान रहा, इस बात की चुप्पी उन्होंने तोड़ी है। भाई अगर सीएम साहब 3 घंटे लेट थे तो स्टेज पे आकर पता लग गया सीएम साहब स्टेज पे गए भी नहीं। तो अब लोगों में चर्चा इस बात की है भी मतलब पोस्टर पे फोटो ना होने से नाराज होकर गए थे, लेकिन असली बात अब सामने ही आई, भाई जो है किसी प्रोग्राम में दिल्ली जाना था। बिल्कुल ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਆਸ ਹਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ राजस्थान जाके इस चीज़ का ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम था, गौशाला का कार्यक्रम था, उसमें जाकर उन्होंने अपने दिल की बातें कही। ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਗਾ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਡਤ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਡਤ ਕਹਦਾ ਹੈ ਬਈ ਬਿਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ होंदियां नहीं। जमनेश्वर यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था और भाई ऑडिटोरियम में एंट्री करे बगैर जो है वो बार बार वापस हो गए। इस बात को लेकर फिर चर्चा जो हरियाणा में कई दिन खूब चली, 2 दिन की बात होली। कई बार वो कह देंगे ते अखां सुनी ते अखां देखी ते कन्नी सुनी भी जिहड़ी ये चीज गलत हो जाती, ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। राम राम जी, सत श्री अकाल।